चैप्टर जो है दो हिस्सों में तकसीम किया। तो पहले अब तो 15 मिनट तो हमारे ये इम्पोर्टेंट था वो टॉपिक, उसकी डिस्कशन में चले गए, लेकिन फिर भी पहले 15-20 मिनट मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि जो बहुत कॉमनली आप प्रैक्टिस में देखेंगे, अल्ट्रासाउंड के होते हुए पेशेंट को बता दिया जाता है तुम्हारे तो सिस्ट है, पानी की थैली। वो कई तो उसको फिर ट्रांसलेट फॉरन कर देते हैं कि ये तो कैंसर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस तरह की पॉपुलेशन आप देखते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर फंक्शनल सिस्ट। दे आर नॉट नियोप्लास्टिक सिस्ट, दे आर फंक्शनल सिस्ट। तो मैं सोचा वो आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से, जैसे फर्क ने आज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात की, उस तरह से ये भी आज इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट आपके पास आती है रिपोर्ट लेके कि जी ये मुझे पानी की थैली है, या आप देख के वो रिपोर्ट कहते कुछ नहीं है, कहते नहीं डॉक्टर साहब तुझे गवर्नर नहीं देखा, और उसमें लिखी होती है 3-4 सेंटीमीटर की सिस्ट। तो मैं जब कहता हूँ कि ये कोई बात नहीं, अनइम्पोर्टेंट है, मेरी बात तो शायद वो मान भी जाएंगे। आप यंग गायनेकोलॉजिस्ट को कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि क्यों अनइम्पोर्टेंट है वो। इसलिए मैंने पहला पार्ट तो उस तरह की फंक्शनल या स्मॉल सिस्ट रखा है। तो पहले मैं 5-7 मिनट बोलता हूँ। यानी ये इतनी कॉमन है कि नियरली 10% विमेन जो है वो उनकी सर्जरी हो जाती है। 10% विमेन, 10% of the female population, they go through some kind of surgery because the report is कि वहाँ पे एक पानी की थैली बनी हुई है, ये सिस्ट। हालांकि इसका बड़े होने का साइज विद एज बहुत कम है, बल्कि बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप देखें ये malignant cyst जो है वो तो 1 in 1000 young patient। तो और वैसे यंग कोहॉर्ट्स को करें, रिप्रोडक्टिव एज वो इससे भी कम है, तो रफली 1 in 10,000 बन जाती है। इंसिडेंस बहुत कम है। आप ये ऐसी सिस्ट डायग्नोज कब होती हैं? या तो जस्ट इंसिडेंटल अल्ट्रासाउंड ने देख लिया, या कभी पेशेंट आती है आपके पास पेन लोअर एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड किया तो सिस्ट नजर आ गई, और कभी कभार वो एंडोमेट्रियोसिस की सिम्टम, पेन ड्यूरिंग मेंसेस, और उस तरह से आ जाती है। और ऐसी सिस्ट का अगर देखें रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री, पीसीओ की हिस्ट्री बहुत कम, malignancy in the family। और जब आप इम्तिहान में ऐसी सिस्ट का अगर आपको, अब तो उनके पास मैनिक्विन आ गए हैं, वहाँ पे वो रखा होगा मैनिक्विन सैंपल, आप कहें कि जी ये अल्ट्रासाउंड की ये फाइंडिंग है, ये सिस्ट है, आप इसको एग्जामिन करो। आज ये मोटा सा लिख लीजिए, जब आपको कहा जाए इसका एग्जामिनेशन करो, चाहे पेशेंट को उन्होंने वो मैनिक्विन को लिथोटमी में रखा हो, आप कहिए पहले मैं इसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करूंगी, देखूंगी ऊपर से सिस्ट पैल्पेबल है या नहीं है। अगर हो कोई मैस पैल्पेबल पर एब्डोमेन, ये लिख लीजिए, पहले आप उसकी लोकेशन बताएंगे, हमारी सिस्ट तो लोअर एब्डोमेन में होगी, फिर लोकेशन के बाद उसका साइज बताएंगे, फिर उसकी कंसिस्टेंसी बताएंगे, फिर उसके बॉर्डर मार्जिन बताएंगे, फिर के उस टेंडर है कि नहीं है। लास्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन कर लीजिए, आप बताएंगे वेदर असाइटिस इज प्रेजेंट और नॉट, उसका वो टेस्ट करेंगे आप, फ्लैंक में डलनेस या शिफ्टिंग डलनेस। सो ये पेशेंट आई कम बैक, आप लिथोटमी में भी है तो आप कहिए मैडम
I like to examine her per abdomen. पहले to feel whether the mass assist is palpable per abdomen. अगर palpable है, ये 5 बातें बोली आपने एक ही सांस में, उसके पूछे बगैर। और छठी बात बोलनी है कि I like to examine her for presence of ascites. इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑब्वियसली ये फंक्शन सिस्ट कॉमन है, लेकिन ये बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर भी हो सकता है, which could be benign or malignant. जितनी पेशेंट की एज ज्यादा हो उतना उसमें malignancy का रिस्क ज्यादा है, particularly पेरीमेनोपॉजल एज और पोस्ट मेनोपॉजल। So आपका डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू द एज एंड फिजिकल फाइंडिंग्स आप एडजस्ट करेंगी, या कहेंगी ये फंक्शनल सिस्ट है, या कहेंगे नियोप्लास्टिक है। नियोप्लास्टिक को फिर जो भी बिनाइन मैलिग्नेंट उसके साथ और फीचर्स आप डिस्क्राइब करें। यहाँ पे हटके मैंने पिछली दफा भी बात की थी ट्यूमर मार्कर्स की। CA-125 मोस्ट कॉमनली किया जाता है, जो कि एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं, जो कॉमनली होते हैं। उसकी वैल्यू 30 से कम हो तो अनइम्पोर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट। 30 से ज्यादा हो तो फिर कहेंगे आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन और कुछ करूंगी मैं। तो इम्तिहान में आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसने कहा क्या करोगी, आपने कहना है मैं CA-125 करूँ। क्यों? आपका जवाब होगा बिकॉज एपिथेलियल ट्यूमर्स आर मोस्ट कॉमन। वो रिपोर्ट बताएगी, अगर वो 30 से कम है आप कहेंगे इनसिग्निफिकेंट है। I'll just follow her up after 3 months, repeat ultrasound and ये CA-125। अगर वो कहती है इससे ज्यादा है, फिर आप कहेंगे कि पॉसिबिलिटी ये है कि उसका CT या MRI किया जाए। अगर दोनों में से एक कहे तो MRI is more informative than CT। फिर वो कहती है जी इसका CA-125 200 या 200 से ऊपर है। अगर 200 या 200 से ऊपर हो आपके ये बहुत ही क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। आई लाइक टू रूल आउट malignant ovarian tumors। अगर वो क्या कैसे, पहले तो कि ये ट्यूमर मार्कर्स, डिसजर्मिनोमा काफी कॉमन है, उसके लिए LDH, कोरियोकार्सिनोमा के लिए बीटा HCG, और ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर के लिए इनहिबिन B, मैलिग्नेंट टेराटोमा के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन्स। ये 3-4 नाम याद रख लीजिए। 3-4 ये ट्यूमर मार्कर्स के नाम, वो किस लिए हैं ये भी याद रख लीजिए। अगर आपको ये फाइंडिंग्स एब्डोमिनल से दी गई हैं, आप कहिए कि जी मैं TVS भी करूंगी। उसमें अभी हम जिक्र करेंगे RMI का, उसमें अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स, बिनाइन सिस्ट की क्या फाइंडिंग्स होती हैं, मैलिग्नेंट की क्या, आपको ये आना चाहिए। बिनाइन सिस्ट की फाइंडिंग होती हैं वो अक्सर यूनिलोकुलर होती है। अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट है बहुत ही छोटा होगा, 7 मिलीमीटर से छोटा होगा।
अगर वो मल्टीलोकुलर भी है तो लॉक्यूल स्मूथ होंगे और नो ब्लड फ्लो इन द सिस्ट। मैलिग्नेंट वो सिस्टिक कम, सॉलिड ज्यादा होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ ascites भी है, मौजूद होगी। पेपिलरी प्रोजेक्शंस कम से कम 4 या 4 से ज्यादा होंगी। और मल्टीलोकुलर होगा, और ब्लड फ्लो होगी। ये इसके मैलिग्नेंट फीचर्स आरएमए में। मैं आरएमए पिछले दफा आपको कह दिया था, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। फिर इसकी मैनेजमेंट आवे, क्या करोगी? अगर अल्ट्रासाउंड और टीवीएस पे उसके बिनाइन फीचर्स हैं, यूनिलोकुलर है, सॉलिड कंपोनेंट नहीं है, अगर मल्टीलोकुलर है वो सारे बराबर हैं, नो सॉलिड पार्ट, 5 सेंटीमीटर से कम है, आप कहेंगे मोस्ट लाइकली इट इज फंक्शनल। वो नाम पूछे, फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट, पीसीओ, या आजकल हाइपर स्टिमुलेटेड। उसका ट्रीटमेंट, if it is less than 5 centimeter, just follow up after 3 months. OCP has no role in reducing the size. अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ी है तो फिर लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी, or depending on other features, or laparoscopic oophorectomy. अगर पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है, उसमें भी ये फीचर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर 4 months इज देयर। 4 महीने बाद रिव्यू करेंगे, अगर साइज बढ़ गया है तो फिर यही होगा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। साइज कम हो गया है तो फिर वो लाइकली है कि फंक्शन सिस्ट। मेरा ख्याल है फंक्शन सिस्ट के लिए तो ये काफी है। अब आप में से किसी ने वॉलंटियर किया है इस डिस्कशन के लिए? जी सर, डॉक्टर नूर ने किया था। क्या नाम? डॉक्टर नूर। नूर, कहाँ से? सर लाहौर से। जी, डॉक्टर नूर साहब मौजूद हैं आप? ले, ये है तुम्हारी सिलेक्शन, इमरान शफी साहब। चलो कोई और पूछ लेते हैं। एनीबडी एल्स? कोई तो बोलो ना यार। जी सर बोले। डॉक्टर सुनीता। ओए वेलकम सुनीता, कैसी हो बड़े दिनों बाद? ठीक हो सर? कब है तुम्हारा इम्तिहान? सर अभी 8 को। और फिर तो अच्छा है, वेलकम। चलो आज की डिस्कशन करते हैं, हो सकता है यही केस आ जाए। अब पेशेंट एज 40, नलीप्रस,
उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें 5 सेंटीमीटर की यूनिलोकुलर सिस्ट विद क्लियर फ्लूइड ये दिखाई दी। हाउ विल यू मैनेज? समझो सुनीता, ये तुम्हारा इम्तिहान। अच्छा तो पास हो जाओ, मुझे टेलीफोन जरूर करना। जी सर। Sir, first of all, I will introduce myself and ask some information from the patient that about her name and the occupation, and she's married or not, ये and the सारी last बात, name. एक मिनट देखे सुनीता, तुम्हारे पास वहां 7-8 मिनट है और ये सारी बातें मतलब एक फिक्र में कही जा सकती हैं। Okay. रेलेवेंट बातें कहिए जिसके आपको नंबर मिलेंगे, उसका ऑक्यूपेशन का कोई तल्लक है इससे? जब मैंने कह दिया नली परस, डज इट मैटर कि वो शादी के बाद बच्चे नहीं हुए कि शादी अनमैरिड है? डजंट मैटर। आप फोकस कीजिए आपके सवालात। ये 5 सेंटीमीटर सिस्ट एज 40 पे। I will after introducing myself, I'll ask the details of and some important questions. बस यहाँ से कहिए। अब important questions जो है उसमें अगर उसकी parity important है बोल दीजिए, अगर उसका और जो भी कहना चाहती हैं related to this बोलिए सवाल। फिर आपको वो सवाल जो इसके साथ लिंक्ड है उसके नंबर मिलते जाएंगे। आखिर में 7, 8, 9 जो भी आप स्कोर कर लें 10 में से। Sir, then I will inquire any symptom patient having and duration of symptom and severity of the symptoms, and any menstrual irregularity, any dysmenorrhea. हाँ ठीक, आपने सिम्टम में थोड़ा सा ये नाम बोल दीजिए। एनी any pain, डिस्कम्फर्ट है कि नहीं, और एनी डिस्पायूनिया अगर मैस इन पेल्विस है वो। फिर चूंकि वो नलीप्रस है तो एनी रीसेंट स्टिमुलेशन ड्रग्स ये बोल। फिर चूंकि फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर नाम दे दीजिए, कैंसर ब्रेस्ट, कोलन और ओवरी। इस तरह से बोलेगी तो आपको नंबर मिलेगी। ओके सर। चलो फिर बोलो। सर दोबारा यही बोलूं जो? हाँ बिल्कुल, मैंने दोबारा टाइप कर। Okay, sir. I will introduce myself, then I will ask some information from the patient and about the symptoms and duration of symptoms such as pain, its severity and localization and characteristics and association with the menstruation or the with urination, with micturition or any problem in the bowel problem. Then I will ask about the any dysmenorrhea to the patient and also the dyspareunia and any family history of breast, ovarian or colorectal cancers or endometrial cancer in family. Any history of weight loss to patient and loss of appetite or early satiety. Then I will ask about the patient what investigation have been done and what treatment she have been taken. And detail. Investigations. ये बोलने से पहले did she have ultrasound previously as well? और क्योंकि अगर previous हुआ था कि 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल पहले भी ये सिस्ट मौजूद थी तो उसकी फर्क होगी बात। अगर ये पहली दफा हुआ है तो फर्क बात होगी। चलो। Okay. Any previous investigations, especially ultrasound? Okay. Then I will inquire about her menstrual cycles and the detail of menses. Then I will inquire any contraception she is taking, pap smear, and any past medical history and past surgical history, drug history, or she has been taking any ovulation induction drug. Then
I want to inquire any allergy or any transient history, any socioeconomic status of the patient. Then I will examine the patient, including the body mass index and the vitals of the patient and a general look of the patient. She is pale, any lymph node palpable, any edema present, and her breast examination, then abdominal examination, including the ये inspection. सारी बातें एक ही फिक्रे में नहीं कही जा सकती. After general physical examination, chest examination, I'll do abdominal examination. Okay, sir. वो आप डिटेल में बोलें. I will do her abdominal examination, including the inspection and the on any mass or bulge present on the inspection or any. I will inquire. I will do her palpation, superficial tenderness or deep tenderness present, any mass or visceromegaly, and I will do her also the check the percussion, any dullness present in the phalanx. Then I will do her a local perineal examination, including the नहीं, hair बिल्कुल distribution. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. मैंने अभी अभी बाबा बोला. सर सॉरी सर, आपने 5 सेंटीमीटर की थी तो मेरे दिमाग में ये था कि 5 सेंटीमीटर की एब्डोमेन पे हमें नहीं मिलेगी. फिर ये बोलिए ना कि as the mass is only 5 centimeter per abdomen, it's unlikely to be palpable. जी सर. ये बोलो ना. ओके सर. सर मुझे वो ध्यान में था कि 5 सेंटीमीटर है तो नहीं मिलेगी. कि अगर वो पर एब्डोमेन पैल्पेबल होता तो फिर आप वो 4-5 बातें बोलती. जी सर. चलो. Then I will do her local perineal examination, inspection and the. आपने इसका लफ्ज बोला. जी सर. फ्लैंक्स की डलनेस बोला था सर. जी सर बोली थी. जी सर बोली थी. चलो ठीक. Then I will do her local perineal examination, including inspection, speculum examination, any discharge present, and cervix. And on inspection, I will look on the cervix and vaginal wall. Then I will do her bimanual examination about the cervix consistency, and then uterine position and size of uterus and the position, and also any tenderness present into the fornices or any fullness present in fornices. चलो ठीक हो. So then I will do her investigation, and apart from the baseline investigation, I will as the mass is less on ultrasound less than 5 centimeter, I will do her only transvaginal ultrasound as it is simple cyst present. And then I will सर इसमें मैं ट्यूमर मार्कर नहीं कराऊंगी क्योंकि सिंपल सिस्ट है लेस देन 5 सेंटीमीटर. ऐसा बोलो ना कि on TVS if the cyst is this, then there is no need for further investigation. Okay, if it's unilocular less than 5 centimeter in size and there is no papilla, ये अल्फाज बोले, इसके नंबर मिलेंगे आपको. Okay, sir. As her ultrasound showing that cyst is less than 5 centimeter, no any septa or solid areas present, and no any papillary blood flow present. So I will and not further. Fluid is contents are clear. Yes, and her contacts are clear. So I will not go further for any investigation. And I will counsel the patient regarding the diagnosis as she having the simple cyst and simple cyst less than 5 centimeter, and it is a most likely to the benign condition. So I will further I will counsel the patient, reassure that we will repeat her scan after. थोड़ा सा रोकता हूँ. ये मेरी स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो सकती है लेकिन फिर भी जी सर थोड़ा 40 ईयर एज है तो उस पे थोड़ा 40 ईयर एज है तो वो मिड लाइन में आ जाती है ना कि रिप्रोडक्टिव और उसके ये बोलिए अल्फाज as she is 40 years of age and the cyst size is 5 centimeter and although the features by TVS are benign, still I'll do CA 125. Okay, sir. वो पूछे एग्जामिनर क्यों?
कि जी एज के हिसाब से इट कुड बी As जी her age is 40-year-old, so that's why it could be the malignant. So I will go for malignant नहीं, it could be epithelial tumor. Could be epithelial tumor. So I will do her CA 125 of the patient. हाँ, और वो And depend upon the CA 125 value. If it is the less than 30 and her risk is less than if it is less than 30, so its risk of malignancy is very low. So I will counsel the patient and keep on follow up. I will repeat her transvaginal ultrasound 4 monthly in a year. And बस। if it is 4 monthly बोला ना? जी सर, हर 4 महीने में करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, बस आप पास हो जाओ। सर CA 125 क्यों करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड में क्लियर सिस्ट है, यूनिलोकुलर है। ना, बिल्कुल आपकी बात है, उसको सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज शी इज 40। और ये एक दफा करवा के साथ ही उस फिक्र में जो सुनीता ने बोला है, if it is less than 30, there is nothing to worry. I'll follow her up after 4 months. सर 40 years ग्रे एज है, तो इस पे तो फिर ये रिप्रोडक्टिव एज में आती है, तो फिर हम बाकी रिप्रोडक्टिव एज लाइक एलडीएच रूल आउट करेंगे। मेरा ख्याल है ये 40 पेरीमेनोपॉजल काइंड ऑफ थिंग, चलो इसको 45 कर लो, मतलब उस एज ग्रुप में है ना, तो आप कहिए एज शी इज पेरीमेनोपॉजल, तो इसलिए इसमें CA 125 एक दफा करवाया और वो लेस देन 30 आया, तो इस रीएश्योरेंस तुम्हारे अपने लिए भी, पेशेंट के लिए भी। आपने कहा तुम्हें कुछ नहीं है, कल को कुछ निकल आया तो वो कहेगी ओ देखो ये उन्होंने मैंने गलत दसा। और कम से कम सपोर्ट है। दो चीजें हैं, एक अल्ट्रासाउंड, एक ये ट्यूमर मार्कर। दो आप कह सकते हैं ये दो फेवर में है, तो मतलब एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन आपको कहने से नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा, आई कैन एश्योर यू होता है। फिर वो हो सकता है 125 की फर्दर डिस्कशन में ले जाए आप, किस में ज्यादा होता है, अगर 100 तो क्या होगा, 200 तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे, फिर ये वो हो सकता है उसमें चले जाए आप, लेकिन वो सारा रिलेटेड ही है आफ्टर CA 125, तो कहने में हर्ज कोई। चलो इसके बाद अब अगला पार्ट हम चलते हैं CA ओवरी। ये सेकंड मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, और इसमें अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो सर्वाइवल रेट बड़ा लंबा है, more than 70% survive for a year at least, or more than 40% survive for 5 years if early diagnosis and modern treatment. अब फिर अगर ओवेरियन कैंसर, उसके रिस्क फैक्टर्स आपको आने चाहिए, वो जो 8-10 एज रिलेटेड है, एथनिसिटी वाइट्स में ज्यादा कॉमन है, फैमिली हिस्ट्री हो, फिर है BRCA1, BRCA2, risk is reduced if the patient had previous pregnancy, breastfeeding, OCP, or risk is increased with smoking, or those who are taken estrogens as HRT. सर जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो आपने अभी कही बात ना कि 45 इयर्स की अगर लेडी है and she has a simple cyst and take support of ट्यूमर मार्कर्स। एक बार फिर बोलिए डॉक्टर संजय। सर आपने भी कहा ना कि अगर सिंपल भी सिस्ट है ना तो आप उसमें ट्यूमर मार्कर्स करें, CA 125 करें। मैंने एज 40 प्लस बोला। जी जी सर, 45 की पेरीमेनोपॉजल का आपने बोला ना। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे पास सारे ऑल्गोरिथम्स हैं, तो वो तो सर सिंपल सिस्ट पे ऐसी कोई बात ही नहीं करते CA 125 के ट्यूमर मार्कर्स की। ये बात ये है कि आप मेंशन करेंगे CA 125, ये
ये क्लेवर स्टूडेंट जो होता है वो जो उसको बहुत आता होता है उसमें इनवाइट करता है एग्जामिनर कह के, वो कह के अच्छा तुम इसका 40 साल की उम्र में CA 35 क्यों करती हो, आप फौरन बड़ बोल देगी इफ दैट इज लेस देन 30, मोर देन 100, मोर देन 200, और फिर वो इट विल गेट यू एक्स्ट्रा मार्क। मैं बहुत सारे इम्तिहान 74 से 2007 तक, कितने बहुत सारे साल अनइंटरप्टेड जितनी आप सुन रही हैं आपके सबके प्रोफेसरों का इम्तिहान मैंने दिया था, और उनको बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको बार बार फेल भी किया था। तो लेकिन अगर आप इस तरह से कहें ना कि इट विल फेच यू, लेकिन आपका केजी उसको ओमिट कर दें, टोटली ओमिट कर दें, वो सभी कर रहे हैं, आपने भी किया है, तो कोई ऐसा आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा। लाइक सर मैं यही कहना चाह रही हूँ ना कि पोस्ट मेनोपॉजल में तो फिर भी हमारे माई स्कोरिंग करके कि लेस देन 200 है, पेशेंट के सिम्टम्स और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को देख के हम आगे प्रोसीड करते हैं ना। लेकिन पेरी मेनोपॉजल में थोड़ी ये बात कंफ्यूजन हो रही थी कि वो एल्गोरिथम्स में ये बात नहीं लिखी थी, लेकिन सर आपने बता दिया तो वी विल फॉलो दैट इंशाल्लाह। हम बता देंगे कि सर के ट्यूमर मार्कर्स ये वाले भी एक पॉइंट है ना कि वी हैव टू कन्वे टू आवर एग्जामिनर। और सर अब अच्छा ठीक है सर। और सर एक और बात कि लाइक फॉर एग्जांपल RMI स्कोरिंग अगर हमारे पास वो लेस देन सर या जिसमें 3% रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी होता है, क्योंकि अगर ये हमारे पास तकरीबन अगर ये 25 से कम होती है ना तो 3% रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है। तो सर इसमें भी हाँ, तो इसमें यही मैं कहूंगी कि मतलब मैं फॉलो अप अपने पेशेंट की मेंटेन करूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आप फॉलो अप तो मस्ट हो गया। अब आप इसका ये जो मेरी पेशेंट अभी थी 5 सेंटीमीटर CA 125 नहीं भी किया, उसका भी फॉलो अप है। 4 महीने बाद दोबारा मैं TVS करूंगा, देखूंगी साइज बढ़ गया है तो फिर आपकी मैनेजमेंट कुछ और हो जाएगी, साइज कम हो गया है तो उसको रीअश्योर कर देंगे। तो मतलब फॉलो अप तो दोनों सूरतों में है, चाहे आप CA 125 करवाए ना करवाए। तो 3% रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी भी जब होता है तो उसमें कितनी ईयरली फॉलो अप करना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल सर अगर उसका शुरू में फॉलो अप, अभी ओवेरियन कैंसर की बात होगी इसमें फॉलो अप भी आ जाएगा, उसके बाद तो फॉलो कितना फ्रीक्वेंटली करना है, क्या करना। चलें वो एक हम बैक टू रिस्क फैक्टर्स हमने कर लिए। तो हिस्ट्री जो है जनरली नॉन स्पेसिफिक होती है, इसकी बहुत सारी बातें, कुछ भी नहीं, नो नथिंग स्पेसिफिक, मसल लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट, और इरिटेबल बाउल सिम्पटम की तरह, इरिटेबल बाउल IBS की तरह हो जाता है, चेंज इन बाउल हैबिट्स, नथिंग स्पेसिफिक। कहने की बात यह है कि ओवेरियन कैंसर में सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक। मैंने अभी भी आपको सिस्ट के सिस्टम में बताया, एग्जामिनेशन में आफ्टर बोलना है आपने, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ब्रेस्ट एंड चेस्ट एग्जामिनेशन, आई विल डू एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आप चले जाते हैं, इंस्पेक्शन करूंगी, पैल्पेशन करूंगी, सुपरफिशियल डीप, ऐसा नहीं बोलना। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आई look for the presence of mass, location, और वो सारी बातें जो मैंने अभी बोली, लेकिन ascites को बोलना भूलिए ना। फिर आ गया कि उसकी ये यहाँ तक करने के बाद स्क्रीनिंग लो रिस्क विमेन की CA 125 और दूसरों की हाई रिस्क जो है वो उनकी हिस्ट्री, पर्टिकुलरली जो 2 रिलेटिव्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, वे उसकी फर्दर ट्यूमर मार्कर्स इफ नीड बी। देन मैं आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, जाके किताब में देख लीजिए वेरियस स्टेजिंग ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी, स्टेज 1, 2, 3, 4, ये देख लीजिए किताब में। और इसको जरा मैं कहा करता था जब पढ़ाया करता था, पढ़ा तो अब भी रहा हूँ, तो ये CA सर्विक्स, CA एंडोमेट्रियम, CA ओवरी, ये इसकी स्टेज लिख के
जो आपका डेस्क है ना, उसके सामने दीवार पे लगा लीजिए। जब भी बैठे इस पे नजर फेर ली, एक आधा मिनट लगता है, ताकि वो इतनी आपको पक्की याद हो जाए, पर्टिकुलरली 1A B C 2A B C इस तरह से, तो के इम्तिहान में इसमें फंबल ना करें। एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता अगर आप स्टेजेस भी अच्छी तरह नहीं जानते। Then we सर come एक to और बात बता दे प्लीज सर, ये जी जितने भी मास, अगर हमें कोई पेशेंट जैसे मास एब्डोमेन की पेशेंट आई और जी हमें ये पता कि सर अगर वो पैल्पेबल होता भी है तो वो तो जब पेल्विक को क्रॉस कर देता है 20 हफ्ते का मास होता है तो वो तब हमें नजर आ रही होती है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे सर मास छोटा सा है तो ये हाँ, जो गायनिक एग्जामिनेशन होती है, हर गायनिक एग्जामिनेशन में हमने मास के साथ परकशन जरूर करनी है, तो पर ब्राह्मण जब पैल्पेबल होगा तो वो करेंगे, और वो करने के बाद अगर वो पैल्पेबल नहीं भी, यू आर सस्पेक्टिंग, तो कहिए जी आई लुक फॉर डलनेस इन द फ्लैक्स, ये लाइक लफ्ज सर आई विल लुक फॉर डलनेस इन द फ्लैक्स। फ्लैंक्स। ठीक है सर। क्योंकि फ्लैक्स में डलनेस है तो इसका मतलब उसको साइटिस है, ठीक है सर। ये अल्फाज लो। अगर सर नहीं मिलती ना परकेशन पे कुछ, ओके सर। सर दोबारा रिपीट प्लस कर दें, कि दोबारा रिपीट कर दे सर, वो चैट बॉक्स में कोई पूछ रहा है कि दोबारा रिपीट कर। I will examine the abdomen and look for location of the mass, size of the mass, consistency of the mass, margins, tenderness, and then percussion in the flanks. वो नहीं कहना चाहते तो कह दिए आई लुक फॉर ascites। वो कहेंगी तो वो एग्जामिनर उठा के जरूर पूछेगा हाउ विल यू लुक फॉर ascites। वो पहला कहते हैं कि आई लुक फॉर डलनेस इन बोथ फ्लैंक्स एंड देन शिफ्टिंग डलनेस। चलें, वी कम टू, अगर वो ओवेरियन ट्यूमर स्टेज 1 एंड 2A तक है, 2A का मतलब है कि एक्सटेंशन जो है जो यूट्रस की ट्यूब्स में ही है, उससे आगे नहीं है, वो 2A है। अगर स्टेज 1 एंड 2A है तो उसके लिए ट्रीटमेंट इज सर्जरी। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं इस पे, सर्जरी क्या। अगर वो एडवांस डिजीज है, दैट मीन्स 2B एंड अबव, उसको हम एडवांस कहेंगे। और अगर स्टेज 4 है उसके लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट देंगे। ये 3 कैटेगरीज मैंने आपके लिए आसान कर दी ओवेरियन ट्यूमर की ट्रीटमेंट की। नंबर 1 अर्ली स्टेज, स्टेज 1 एंड 2A। नंबर 2 एडवांस्ड 2B और उसके ऊपर 3C तक, फिर एडवांस स्टेज है स्टेज 4। अब स्टेज 1 एंड 2A के लिए वो सारी आफ्टर एनेस्थीसिया, ब्लैडर को एम्प्टी करना, EUA करना, क्लीन और ड्रेप करना, वहां के बाद आगे मिड लाइन इंसिजन देंगे, दैट मीन्स वर्टिकल। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा TAH and BSO with omentectomy. However, at this stage, if the patient is young,
or desire to preserve fertility. उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, unilateral oophorectomy with biopsy of other ovary. लेकिन अगर वो 1A से आगे है फिर ये ऑप्शन नहीं, फिर TAH and BSO. सिर्फ एड ऑन इसमें retroperitoneal lymph node की assessment means biopsy, not lymphadenectomy नहीं मैं कह रहा. ये करने के बाद if the report is well differentiated फिर और कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं. अगर poorly differentiated फिर कीमोथेरेपी होगी. अगर ट्यूमर इनऑपरेबल है फिर उसकी साइटो रिडक्शन प्लस कीमोथेरेपी होगी. लेकिन अगर ऑपरेबल है फिर वही TH BSO करके ओमेंटेक्टमी करके बायोप्सीज लेके फिर उसकी कीमोथेरेपी होगी. एक जमाने में सेकंड लुक लैप्रोटमी का जिक्र आम करते थे, आप सोचते हैं कि उसका कोई खास फायदा नहीं, नो एडवांटेज सेकंड लुक लैप्रोटमी. आप थोड़ा सा ब्रीफली इतना सा पढ़ लें जो मैं बताने लगा हूं. कीमोथेरेपी फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर paclitaxel platinum based compound PBC. एक रजीम तो ये हो गई. दूसरी प्लैटिनम बेस्ड थेरेपी PBT जिसको कहते हैं प्लस सिस्प्लैटिन प्लस कार्बोप्लैटिन. इनके अलावा नई नई दवाइयां और बहुत सारी निकली है. डोंट हैव टू रिमेम्बर देम ऑल. इतना ही लिखना काफी होगा. नियो एडजुवेंट थेरेपी. अगर सिर्फ साइटो रिडक्शन की है आपने उसके बाद कीमोथेरेपी जरूरी है. एक्सेप्शंस, अगर आप सर्जरी कर ही नहीं सकते फिर सिर्फ एसाइटिस का फ्लूइड निकाल के उसकी साइटोलॉजी कर लीजिए. या बहुत एडवांस है तो लैप्रोस्कोपिक बायोप्सी कर लीजिए. लेकिन बहुत अनकॉमन है कि विदाउट बायोप्सी सीधा आप कीमोथेरेपी की तरफ जाए, जो कि बायोप्सी लाजम है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए. बाकी नॉन एपिथेलियल कैंसर्स मैंने पिछली दफा पढ़ाया आपको. जर्म सेल ट्यूमर्स एंड अदर्स वो आज रिपीट नहीं करते. चलो ओ टाइम तो 5 मिनट ही रह गए. कोई है अब मेरे वॉलंटियर जो 5 या 10 मिनट बात कर.
सर इस बार मैन्युक्वेंस आएंगे? जी मदिया, क्या मैन्युक्वेंस सर आएंगे एग्जाम में? ये मैंने कोई हमारे पास नहीं है, लेकिन अब कॉलेज ने खरीद दिए हैं, अब वो होंगे टॉक्स पे। आप मलिया जो भी थी, आप करेंगे 5 मिनट डिस्कस मेरे साथ, 10 मिनट, एक टॉक सेशन कर ले। आप बोली थी ना अभी, आप वॉलंटियर होने से क्यों इतना डरती हैं? चलो आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं करना चाहती हूँ। आप आयशा खान कहाँ से बोल रही हैं? एबटाबाद से सर। जी कोहाट से? एबटाबाद से, एबटाबाद से। एबटाबाद से, वेरी गुड, माशाल्लाह। मुझे लगता है पठान ज्यादा बहादुर बोलते ही, या कराची से है या फ्रंटियर से। लाहौर वाले तो बिल्कुल ही सुते पैन। चलो हम हमारे पास है 3-4 मिनट, लेकिन 4 मिनट और अच्छा भी ले लेंगे। XYZ 60 years of age, para 0+0 comes to you in the clinic with mass abdomen and weight loss. Okay. Sir, first of all, I will introduce myself to the patient. I will take the introduction from the patient, her name, age, education, her marital status, her postmenopausal status, since how long she is postmenopausal, and her then I came towards the then I will ask about the complaint of the patient, since how long she is postmenopausal, since how long she is having this mass abdomen, and then I will ask any pressure effects of the this mass, that which includes, I will ask about the any history of nausea, vomiting, history of pain abdomen associated with this mass, history of any bleeding associated with this mass, or history of any pressure abdomen, Yeah, like when you say history of any bleeding with this mass, what does that mean? Bleeding by mouth, bleeding by nose? per vaginal bleeding, per vaginal तो bleeding. फिर बोलो ना, any history of जी, post per vaginal bleeding. जी, ये अल्फाज बोलो। ठीक है, any history of per vaginal bleeding associated with this mass, and then I will ask about the history of any weight loss, any loss of appetite, any history of breast, ovarian, endometrial CA, or family history of any breast, ovarian, endometrial CA, and then I will ask about the history of as she's nulliparous, I will ask about the history of long intake of any ovulation drug, and then I will ask about the history of any other medical illness like diabetes, hypertension, asthma, tuberculosis. I will ask about the history of any fever with weight loss and night sweats. I will ask about the history of any other surgical past, any surgical history. I will ask about the history of any drug allergy, and history, her socioeconomic history, and what treatment she took up till now, and ultrasound, any ultrasound done, any CT or MRI done, any workup done till now. Then I will move towards the general physical examination. Apart from the general physical examination, I will specifically look for her any jaundice, any lymph node, palpable lymph nodes. I will do her breast examination, and then I will move her abdominal examination. In abdominal examination, I will first of all I will done superficial inspection of the mass. Then I will done superficial palpation, then deep palpation, in which I will specifically look for site, margins, regularity, attachment with overlying skin, mobility of the mass, and then I will measure the mass in 2 dimensions.
dimensions, and then I will do percussion of the mass, and then I will do the auscultation of the mass. I will look for, then I am moving towards the pervaginal examination. I will do, first of all, I will look the local examination, condition of the vulva vagina, then I will do the, then I will look for the cervix for any discharge, and then I will do the bimanual examination, in which I will palpate the, palpate the uterus. I will measure the size of the uterus, her any tenderness, any size of the uterus, any tenderness, any her mobility, uterine mobility, then any adnexal, then I will palpate for the adnexal mass. Either it is move away from the uterus, or it is it moves away from the it move, मतलब ये uterus के अलावा move कर रहा है या independently separately move कर रहा है. Then I will assess the size of the mass, her size of the mass, and either it is mobile or not. Then I will look for I will check for pedal edema, and also before this I will also look for the any varicosities or varicosities. Then moving towards the investigation, first of apart from the baseline investigation, I will do the, apart from baseline investigation, I will do, I will ask the examiner about the C125 flavor. Then I will ask about the detailed pelvic, abdominopelvic scan, in which I will ask about the size of the uterus and size of the uterus. Then I will ask about the mass detail, in which I will ask about the either mass is unilocular, bilocular, unilateral, bilateral, unilocular, bilocular, or any ascites, any solid areas, or any metastasis present. Then apart from this, I will also ask the patient about the LFTs, RFTs, and chest X-ray and chest X-ray for the pre-op evaluation. Then I will then I will discuss the management with the patient. I will counsel the patient that this mass is सर आप मुझे फाइंडिंग्स देंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये बिनाइन है या मलिग्नेंट है. आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया. I will ask, 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 I will ask. मैंने कितनी दफा कहा है? आपने इससे 3 गुना ज्यादा दफा कहा है. I will ask, I will ask, I will ask. ये इतनी दफा कहने की क्या जरूरत है? एक दफा कहा नहीं काफी था. यस सर, ठीक है. एक दफा कहा नहीं काफी. क्या आप पेल्विक एग्जामिनेशन सारा कुछ करने के बाद पीडल एडिमा और वेरिकोसिटी देखती हैं? सर वो मुझसे मिस हो गया था, फिर मुझे बाद में याद आया. तो मिस हो गया तो मिस रहने दो. तो उल्टा आप एग्जामिनर को कॉन्शियस कर रही हैं कि मिस हो गया तो शायद वो भूल भी चुका हो अब तक. तो मतलब थोड़ा सा तो आप ये सारी बातें जो हैं barely you get 5 marks. हालांकि आपके ख्याल में आपने कुछ मिस नहीं की. 6 नंबर वाला पास होता है, 5 नंबर वाला बॉर्डर लाइन होता है, 7-8 बहुत कम लोगों को मिलते हैं. तो नहीं नहीं नहीं, आपके टोटल स्टेटमेंट पूरा टाइम ले लिया आपने, लेकिन मैं चुप रहा. लेकिन वो इतनी मोनोटोनस सी थी तो एग्जामिनर सो ही जाता, और जब जागता तो समझता आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ नहीं पढ़ा. नहीं, ये सारी बातें आपको मोर फोकस्ड कहनी चाहिए थी, जो आप नहीं थी. तो जनरल सर ये मैंने पहली दफा कभी प्रेजेंट की है सर. अब टिल नाउ मेरी ये मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, इसलिए शायद बहुत गलतियां हो. आई नो जी, फिर आपने सही बात कही. आप बार बार करती हैं तो फिर मैं ये बातें बहुत पहले आपकी करेक्ट कर देता. तो हम तो वॉलंटियर मांगते हैं, होता ही कोई नहीं, जबरदस्ती खेल के किसी को लाते हैं. आयशा बीबी आप 2-3 दफा प्रेजेंट कीजिए, 2-3 दफा प्रेजेंट कीजिए, तो आपकी ये जो कि
छोटी मोटी फाइन ट्यूनिंग जिसको कहते हैं उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। और कोई तो खैर कोई बात नहीं। तो ये बड़ा सारा मैच था, आपने जिस तरह से भी डिस्क्राइब किया। तो जैसे मसला आपने एनी ब्लीडिंग मैंने करेक्ट किया इंटरप्ट करके, आपने सिर्फ उसके साथ वजाइनल ब्लीडिंग बोल दिया जो कवर करता है एनीवे, बट आई वुड हैव लाइक यू टू से कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग। ओके सर। ये अल्फाज बेहतर एग्जामिनर को लगते हैं उसके कानों को। तो ये आपने टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल किए, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग। तो आपने एनी वजाइनल ब्लीडिंग कह दिया, वो एक तरह से जनरलाइजेशन हो गई। तभी मैंने कहा आपको 5 नंबर मिलेंगे, 6 नहीं मिलेंगे। तो जनरलाइजेशन से नंबर इतने ज्यादा नहीं मिलते, फोकस्ड इंफॉर्मेशन देने से ज्यादा नंबर मिलते। तो लेकिन आयशा आज फैसला करेंगे कौन सा अगला केस हमने डिस्कस करना है, तुमने प्रेजेंट करना है वो। और फिर भाग नहीं नहीं जाना। सर, नहीं भागूंगी। हाँ नहीं भागूंगी सर। हाँ बिल्कुल, अगली दफा अभी इमरान शफी बताएगा क्या अगला डिस्कस करते हैं, तो उसमें जरूर सर शायद आपकी अगली क्लास तक हमारा एग्जाम हो जाए। हाँ वेडनेसडे को क्लास है सर, ट्यूसडे को मेरा वाइवा है। ओए फिर अब क्या करें? जी सर। नहीं टू हेल्प यू आउट, मंडे को क्या करते हैं, मंडे को कर लेते हैं क्लास है आप, प्रोवाइडेड आप आयशा बोल रही हो? जी जी, जिसका इम्तिहान वेडनेसडे को है, ट्यूसडे को है सर। ट्यूसडे को है, पता सर नहीं। सैटरडे को कर लेना, सर सैटरडे को कर लेना। सैटरडे को ये फिर आप सब आती नहीं है, पर इमरान आज कितनी लड़की हैं? सर 39 है। लो, हम तो 100 से शुरू हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता 80, 70, 56, आज 39 हो गई। सिर्फ 40 तो लड़कियां आप। सर असल में बस एग्जाम करीब है ना, तो इसलिए शायद लोग बस आखिर में अपना पढ़ना चाहते हैं, प्रेजेंट वगैरह नहीं करना चाह रहे, इसलिए शायद लोग कम हो गए। अभी 4-5 डेज रह गए एग्जाम वो में। किताबें तो पढ़ के आपने पता नहीं उनका किताबों का बुरा हाल कर दिया है। तो ये इस तरह से डिस्कस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि छोटी छोटी बातें आपकी सही हो। चलो मैं इमरान से बात करूंगा, वो आपको बता देगा अगली क्लास किस दिन होगी। लेकिन ठीक है मैं सर। ये चाहता था कि एक क्लास तो इम्तिहान आ गया, जो टॉपिक्स रह गए हैं अभी मैंने जो लिस्ट बनाई थी उनमें से अब ऑब्स्टेट्रिक एक दो करें। तो ऑब्स्टेट्रिक रह गया एक हार्ट डिजीज, एक फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ट्विंस, डायबिटीज, ये रह गए। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कर लेते हैं सर। चलो जी, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन अगली दफा आयशा पढ़ के आना। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो जी, ऑल द बेस्ट। हमने 10 मिनट ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।